हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और हम देख रहे हैं पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज और प्लस एमसीक्यू और यहाँ पर जो सीरीज चल रही है ये आपके आगामी एग्जाम के लिए है जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी करने में जुटे हुए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ये सीरीज। तो अभी तक अ, ये 12वां सीरीज है, 11वां सीरीज तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं, नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ज़रूर से पूरी सीरीज को देखें एक बार, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं। और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह की रिवीजन सीरीज देखने के लिए। और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाएँ, क्योंकि वहाँ पर भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले सीरीज का जो पहला प्रश्न है, देख लेते हैं क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक कौन सा है? तो यहाँ पर एक दूसरे से बिछड़ने का जो भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि एक दूसरे से छूट रहा है कुछ, तो ये अपादान कारक का संकेत है, सिंबल है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, क्योंकि ये केवीएस में ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी और पीजीटी में। तो ज्ञान अभि सार्थम कदापि न दुहाते का अनुवाद है। तो ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। ये सी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है। अब देखिए कि इस तरह के जो प्रश्न हैं ये टीजीटी, पीजीटी में पूछे जाते हैं और इस तरह के जो प्रश्न हैं यूपी में आप देख सकते हैं कि आप अगर हिंदी क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत उसमें अनिवार्यतः शामिल है और संस्कृत आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका संस्कृत इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन में नहीं है तो फिर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें, ऐसा प्रावधान है। तो थोड़ा-सा संस्कृत का भी आपको यहाँ पर देखते हैं वो कि नॉलेज है या नहीं है, आपने लिया है कि नहीं या सिर्फ़ हिंदी ही लेकर आगे बढ़े हैं। तो इस रूप में आप फ़ॉर्म को नहीं फ़िल अप कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है, अगर आपने नहीं संस्कृत लिया है तो एकल रूप में संस्कृत का आप कर सकते हैं कोर्स, फिर आप फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान भी है। तो देख लें अपने सुविधा अनुसार, हालाँकि अब यूपीएससी टीआरई 4 में जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे उनके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है कि आपका हिंदी सब्जेक्ट से आपने 3 वर्षीय ग्रेजुएशन किया हो या फिर एमए के लिए 2 वर्ष, तो वो फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा अ, मैं बताना चाहूँ कि ये संस्कृत की बात आई तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा आपको ये बात बताई। हालाँकि बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये जो है इसका संस्कृत होगा राम दशरथ से पुत्र आशित। तो राम दशरथ के पुत्र थे। राम दशरथस्य पुत्र आशित। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के रूप में सही अ, उत्तर को आपको चुनना है। तो यहाँ पर देख लें कि कालिदास का क्या है, तो कालिदास का क्या हो जाएगा उत्तर रामचरितम, ठीक है। पहले डंडी का देख लें, अगर किसी का नहीं आ रहा है तो डंडी का आप मिला सकते हैं कि डंडी का 10 कुमार चरित होगा तो सी का 2 होगा। अब सी का 2 किसमें है? तो यहाँ पे तो 2 ही ऑप्शन दिख रहा है तो सी का 2 इसमें तो मिल रहा है। चलिए और आगे देख लेते हैं और बाणभट्ट का यहाँ पर और ऑप्शन है। चलिए देखिए कि ए ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका, ठीक है। तो ए का एक ही होगा, कालिदास जो है ऋतु संहारम, ठीक है। बी का 4 होगा कालिदास का उत्तर रामचरितम, नहीं भवभूति का उत्तर रामचरितम होगा, 4 होगा। और फिर होगा दंडी का 10 कुमार चरितम, बाण भट्ट का जो होगा
डी ऑप्शन का होगा कादम्बरी, ठीक है? और श्री हर्ष का क्या होगा? तो ई ऑप्शन का जो होगा थर्ड होगा निषद्य चरितम। तो ये हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। तो ये हो जाएंगे भट्ट शंकुक, ठीक है? शंकुक भी इसे आप बोल सकते हैं सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपके बीच। तो भट्टनायक, अभिनव गुप्त, लोलट और शंकुक। तो ये शंकुक ने अनुमितिवादी व्याख्या किया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है कि रीतिकाल का समय क्या माना गया है? तो रीतिकाल का जो टाइम है वो 1700 से 1900 विक्रम संवत माना गया है। और ये आप ना डॉक्टर नगेंद्र के बुक में ये देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, और 1050 से 1375 ये आदिकाल का टाइम पीरियड है, ठीक है? भक्ति काल का 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, और 1700 से 1900 विक्रम संवत तक ये रीतिकाल का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सही आरोही कर्म चुनना है, ठीक है? तो बढ़ते हुए कर्म में तो छायावाद सबसे पहले होगा, उसके बाद प्रगतिवाद आया, फिर प्रयोगवाद, और फिर 1953 में कहीं जाकर नई कविता का प्रादुर्भाव हुआ। प्रयोगवाद को आप जान ही रहे हैं, 1943 में अ, किसने किया था? तो ये प्रयोगवाद का जो अज्ञे द्वारा किया गया है। और प्रगतिवाद तो आप जान ही रहे हैं कि इसमें बहुत ऐसे कवि, उपन्यासकार, महत्वपूर्ण उपन्यासकार, जैसे आप प्रेमचंद्र को ले लें, ये प्रगतिवाद में ही इनका प्रादुर्भाव हुआ था। और छायावाद से तो आप भी अवगत हैं, 1936 के आसपास से इसका प्रादुर्भाव हुआ। और इसमें 4 स्तंभ जो महत्वपूर्ण कवि लेखक थे, लेखक तो नहीं कर सकते हैं, महत्वपूर्ण कवि कह सकते हैं, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद कवि। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा को माना जाता है। और किसके द्वारा माना गया है? तो ये राहुल संस्कृत्यायन जी द्वारा माना गया है। और इसका अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये 769 के बीच, यानी कि 8वीं शती के आसपास रखें इनको। और इनका एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है दोहा कोश, ठीक है? दोहा कोश ये महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है, ध्यान रखना है। और आगे देख लें, ये देवसेन, इनका भी 8वीं सदी ही माने। और शबरप्पा भी सिद्ध कवि ही माने जाते हैं। और कबीरदास जो है भक्तिकालीन कवि हैं, और ये संत कवि हैं, ये ध्यान में रखना है। बाकी अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की बात हो रही है कि प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो उन्होंने जो निर्धारित किया था, ये प्रश्न जो है स्टेट में भी पूछे गए हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना है। और ये 6 टू 8 में भी पूछा गया था, टीआरई 2 में। तो इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा-सा ठहर के आपको आंसर देना है, क्योंकि गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको याद नहीं होता है, याद भी होने से कन्फ्यूजन यहाँ पर अगर क्रिएट होगा तो फिर आप गलत कर जाएँगे। तो थोड़ा-सा आपको ठहर के यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है? तो इसका जो प्रथम उत्थान का जो काल अवधि था, ये कब था? 1900 संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक। तो ये थोड़ा-सा आप देख लें निकाल के, ठीक है? पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पीजीटी में भी पूछी गई है, बिहार बीपीएससी में। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि मिश्रबंधु विनोद में कौन से ऐसे 3 भाई शामिल थे? तो इनका नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो बी ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑप्शन देखने का यहाँ पर काम नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन-सा कथन असत्य है? यानी कि सत्य देखें कौन-कौन सा है? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, बिल्कुल। कबीर संत कवि हैं, बिल्कुल है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्तियां हैं, ये बिल्कुल है। अब देखें डी ऑप्शन क्यों गलत है कि संत तुलसीदास ज्ञान आश्रय शाखा के कवि हैं, क्या ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं है। ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं तुलसीदास जी, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा इसलिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो कौन सा ऐसा काव्य भी है और श्रृंगार काव्य कहा जाता है इसे? तो ये विशलदेव रासो है। अब इसकी रचना किसने की है? तो नरपति नाल्य ने किया है 1212 ईस्वी में, ठीक है। और परमाल रासो की रचना जगनिक कवि ने किया है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो चंद्रवरदाई ने लिखा है। जयमयंक जस चंद्रिका किसने लिखा है? तो ये थोड़ा-सा आपको मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है, वैसे आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जयमयंक जस चंद्रिका, ठीक है। शायद मधुकर कवि ने किया है। कंफर्म थोड़ा-सा कर दें आप कमेंट करके, ठीक है। और ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। और इसे जो श्रृंगार काव्य की संज्ञा दी है, किसने दी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है अपने पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में, ठीक है। साफ-साफ उन्होंने कहा है कि ये श्रृंगार काव्य है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो उन्होंने टोटल 16 ग्रंथों की रचना की है और ये बीपीएससी टीआरई थर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं इस बार ही। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं कि विद्यापति, फिर कबीरदास या तुलसीदास के कितने ग्रंथ हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके कितने ग्रंथ पाए गए हैं या उन्होंने बताया है, इस तरह के प्रश्न जो हैं ट्रेंड में हैं तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। जो महत्वपूर्ण कवि लेखक हैं उनको ध्यान में रखना है कि उनकी कितनी कृतियां हैं। तो इनके 16 कृतियां हैं, जो कि आप कृतिलता, पताका ये अवहट भाषा में है, पदावली मैथिली में है और बाकी जो रचनाएं इनकी हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो अभी मैंने बताया चंद्रवरदाई हैं, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। परमाल रासो का भी मैंने बता ही दिया अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल के नाम से यानी कि वीर गाथा का नाम किसने दिया है? तो ये देने वाले और कोई नहीं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो वो देने वाले हैं राहुल संस्कृत्यायन। ये भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु जी ने कहा है। तो ये कुछ नाम हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगले देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि को जरिया विशेषण से विभूषित किया गया था? तो ये अधिकांशतः लोगों को पता ही होगा कि वो नंददास जी हैं, जिनको जरिया कवि की उपाधि दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है। किसने दिया था ये भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है, तो शुक्ल जी ही थे देने वाले। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? और ये इस बार पीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है? पीजीटी में पूछे गए हैं, इस बार की मैं बात बता रही हूँ। टीजीटी या फिर पीजीटी में ये सवाल पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ये बहुत सरल हैं, तो चलो मैं बना लूँगी या बना लूँगा ऐसा माइंड में नहीं रखना है, ठीक है? 1-2 प्रश्न सरल पूछ लिए गए, लेकिन मेरे हिसाब से जो इस बार प्रश्न पूछे गए थे सरल ही पूछे गए थे, लेकिन कट ऑफ जो है वो हाई गया, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको सभी प्रश्नों को हल करने की तकनीक भी आनी चाहिए कि किस तरह प्रश्नों को हल करना है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला-जुला कर सभी प्रश्न अच्छे थे, पूछे गए थे। अब देखें कि यूपीएससी टीआरई 4 में जो प्रश्न आएँगे वो भी अच्छे ही होंगे। आप रिवीजन करें अच्छे से, बिल्कुल आप सफल हो जाएँगे। तो ये टोटल 7 कांड थे, ठीक है?
और 7 कांड कौन-कौन से हैं, ये थोड़ा-सा आप कमेंट में लिख के बताएँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए और आपका रिवीजन भी होगा साथ में। चलिए अच्छे बढ़ते हैं। हाँ, नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो ये नीरू और नीमा जो थे ये कबीरदास के माता-पिता थे, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये तुलसीदास जी ने की है विनय पत्रिका। और इसकी भाषा बार-बार पूछी जाती है कि कौन-सी भाषा में लिखी गई है? तो तुलसीदास ने टोटल 12 ग्रंथों की रचना की है, छोटे और बड़े ग्रंथों ग्रंथों को कुल मिलाकर। तो अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किन-किन ग्रंथों में उन्होंने किया है, ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो विनय पत्रिका को पूछा जाता है बार-बार, तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, तुलसीदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। देख लें यहीं पर है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर देख लें। सूरदास सूरदास जी का हो जाएगा सूरसागर, तो 1 का थर्ड हो जाएगा। जगन्नाथ दास का हो जाएगा उद्धव शतक, 2 का 4 हो जाएगा। कबीर का हो जाएगा बीजक, ग का 1 हो जाएगा। और देख लें यहाँ तक तो मिल गई। और सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा लोकायतन, तो ये हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर आपका राइट होगा। तो ए ऑप्शन ही राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? देव कवि किस जिले से संबंधित थे या किस जिले से थे? तो ये इटावा के रहने वाले थे। इटावा में इनका जन्म हुआ था। तो 91वें प्रश्न का हो जाएगा डी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन-सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो रामचंद्रिका ये तो है, कवि प्रिया भी है, विज्ञान गीता भी है, लेकिन जो भाषा भूषण है, ये भूषण कवि का है, इनका नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सॉरी दोस्तों। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी ये भी तुलसीदास जी का ही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे अखरावट का। ठीक है। और पद्मावत इनकी इम्पोर्टेंट कृतियां हैं, तो ध्यान में रखना है। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे विठलनाथ जी के। 4 शिष्य विठलनाथ के थे और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे। और हालाँकि अष्टछाप की जो स्थापना है वो विठलनाथ जी ने ही किया है, लेकिन वो 4-4 कवियों का अलग-अलग ग्रुप था, लेकिन टोटल कवि को मिलाकर 8 कवि थे जिन्हें अष्टछाप की उपाधि दी गई थी। ये भी थोड़ा-सा ध्यान में रखना है फैक्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं। तो शिव शंभू के चिट्ठे जो कि बाल मुकुंद गुप्त के हैं, 1904 की ये रचना है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है और ये यूजीसी नेट सिलेबस में लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ जुड़ा है। रत्नाकर जो है इनका उपनाम है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सुख सागर की रचना किसने की है? तो ये सदासुख लाल के द्वारा किया गया है सुख सागर की रचना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर थोड़ा-सा ठहर के आपको आंसर देने की ज़रूरत है। बिहारी सतसई, ठीक है? बिहारी सतसई किसका है? तो बिहारी का दोहा है बिहारी सतसई। यहाँ पूछा जा रहा है कि उसमें कितने दोहे हैं और यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर को देखना है, चुनना है। तो 500, 718, 719, 717 तो यहाँ पे जो है 719 है। लेकिन अगर यहाँ पर 713 रहता, ठीक है? 713 रहता तो ये आंसर आपका हो जाता। 719 वहाँ पर नहीं रहता। अगर यहाँ पर 719 है तो आप देख सकते हैं कि कहीं भी 713
नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है, ऐसा नहीं है कि देख लें कि अगर बीपीएससी में कैसा है कि आपका अलग भी ऑप्शन दिया जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से सभी। तो इस तरह के जो ऑप्शन दिए जाते हैं, उसपे आपको क्या होगा कि आप कोई नहीं लगा देंगे यहाँ पर जैसे ही ई ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि 713 दोहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सी ऑप्शन को भी आपको गंभीरता के रूप में लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि 713 जो दोहे किन्होंने बतलाया है और 719 टोटल दोहे हैं इनकी, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ये 713 बताए हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऑप्शंस पे थोड़ा-सा आपको गौर करके ही आंसर देकर आगे बढ़ना है। तो चलिए अगले प्रश्न पे और आज का लास्ट प्रश्न है ये घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में लिखी गई हैं? तो ये सभी को पता होगा ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सीरीज का ये अगला जो सीरीज है इसके बाद मैं कल कराने वाली हूँ। और अब 200 प्रश्न इसमें टोटल बचे हैं और 400 प्रश्न टोटल मैंने करा दिया है अभी तक। तो ज़रूर से देखें, पिछला सीरीज़ जो भी नहीं देखे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं, पूछे गए प्रश्न हैं और एमसीक्यू भी इसमें शामिल है, ठीक है? तो कुल मिला-जुला कर ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। तो चलिए थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज़ के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहें मेरे साथ और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते रहें साथ-साथ। थैंक यू सो मच।